Today I am going to teach you chemistry chapter 2 atomic structure. एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। ठीक है, क्या बात करने वाले आज हम? परमाणु संरचना की। ठीक है डियर, एक्चुअली जब पिछली सदी की बात करते हैं, ठीक है, तो लोगों ने बोला कि जो भी पदार्थ है, क्या पदार्थ है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये कुछ तक धारणा बनी गई, ठीक है ना। फिर लोग आते गए आते गए आते गए, फिर लोगों ने देखा कि ये जो छोटे छोटे कण हैं वो भी किससे मिलकर बने हुए हैं? छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो इसी परमाणु के बारे में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है डाल्टन। क्या है? डाल्टन। उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको हम जानते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या बोलते हैं? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला डियर? उन्होंने बोला कि सारे पदार्थ, ठीक है ना, एक अविभाज्य कण से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? एक अविभाज्य कण से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? परमाणु। क्या बोलते हैं उन्हें? हम परमाणु बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने पहला पॉइंट क्या बोला था कि सारे द्रव्य या पदार्थ एक अविभाज्य कण से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। उन्होंने बोला कि जो भी पदार्थ है उसका जो सबसे छोटी इकाई है, जो सबसे मूल कण है डियर, वो क्या है? परमाणु है। इससे परमाणु के नीचे कोई छोटी इकाई या इसका कोई पार्ट और नहीं होता, इसका कोई और अवयव नहीं होता। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा अवयव क्या होता है? परमाणु। ये किसने बोला था? डाल्टन ने बोला था। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो सारे तत्व हैं, सब तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। ठीक है ना, जैसे नाइट्रोजन का अलग, ऑक्सीजन का अलग, सबका अलग अलग परमाणु होगा और उनका परमाणु द्रव्यमान भी क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, और जो यौगिक बनते हैं वो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के मिलने से क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। ठीक है, ये सारी बातें डाल्टन ने बोली थी, लेकिन डियर, ठीक है, ये काफी हद तक सही साबित हुआ। लेकिन क्या हुआ, ये डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था डियर, वो कई सारी चीजों पर खरा नहीं उतरा। मतलब वो आवेश के बारे में नहीं बता पाया कि आवेश क्या होता है, ठीक है ना, या आवेश कैसे कैसे कोई वस्तु आवेशित हो जाती है। ठीक है ना, ये गैसीय आयतन के नियम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। किसके नियम को? गैसीय आयतन के नियम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। समस्थानिक के बारे में नहीं बता पाया। किसके बारे में नहीं बता पाया? समस्थानिक के बारे में नहीं बता पाया। ये सारी खामियां रही। ठीक है ना, और एक खामी ये रही कि परमाणु अविभाज्य कण था। ठीक है, जब आगे एक्सपेरिमेंट हुए डियर, तो लोगों ने पता करा कि जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो ये बात गलत हो गई कि परमाणु क्या हो गया? अविभाज्य कण। ये बात क्या हो गई? डाल्टन की गलत हो गई, क्योंकि इससे भी परमाणु से भी छोटी इकाइयां क्या थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है डियर, तो हम डियर एक्चुअली क्या है, इन सारी चीजों की खोज कैसे हुई इस पर हम चर्चा करेंगे। इसको आप एक कहानी के तरीके का एंजॉय करिएगा। ठीक है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। जो चीजें याद करने लायक होंगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा, बस आप कहानी की तरह सुनते जाओ उसको। ठीक है ना। जो ये केमिस्ट्री दो तरीके से पढ़ी जाती है। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक तो ये चीज कि जो भी चीज प्रायोगिक है, मतलब जिसका एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसका कुछ फैक्ट दिया जाता है, उसका कुछ निष्कर्ष दिया जाता है, उस निष्कर्ष को आप रट जाओ। दूसरी चीज लॉजिकल होती है, जो मैं आपको समझाता रहूंगा। ठीक है ना। तो पहला चीज जो आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई डियर? फैराडे कर रहे थे विद्युत विसर्जन नलिका के ऊपर एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, क्या कर रहे थे? विद्युत विसर्जन एक नलिका होती है, ठीक है ना, तो वो एक्चुअली विद्युत अपघट पर मतलब रिसर्च कर रहे थे। तो उसी टाइम पे कुछ वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनिक फोर्स के ऊपर रिसर्च करना शुरू करा। ठीक है ना, उन्होंने क्या कर लिया, एक कैथोड ट्यूब लिया। क्या लिया? कैथोड नलिका। ठीक है डियर, कैथोड नलिका लिया। इस कैथोड नलिका को क्या करा? निर्वाचित कर दिया। ठीक है, तो केवल आपको कहानी की तरह समझना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसमें कोई फैक्ट आपको ज्यादा कुछ समझना नहीं है। निर्वाचित पंप लगाया। निर्वाचित पंप लगा के इस पूरी नलिका से जो भी हवा थी सब कुछ क्या करा? निकाल लिया। बात समझ में आई? फिर क्या करा उन्होंने? यहाँ पे एक प्लेट लगाया,
एक प्लेट यहाँ लगाया, इन प्लेटों को बोलते हैं डियर इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। बात समझ में आई है? ठीक है। फिर क्या करा डियर, एक बैटरी लगाई। क्या लगाई? बैटरी, हाई वोल्टेज की बैटरी। कैसी बैटरी लगाई? हाई वोल्टेज की बैटरी लगाई डियर। चलो बैटरी लगाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलो ऐसे कर लेते हैं, इसका उल्टा कर लेते हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, आपको डाउट ना आए। ठीक है, ये देखिए पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव प्लेट हो गई, तो ये वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इसको डियर बोल दिया हमने, नेगेटिव वाले को कैथोड। क्या बोला? कैथोड। कैसी इलेक्ट्रोड हुई? कैथोड। और जो पॉजिटिव वाली प्लेट थी उसको बोल दिया एनोड। ठीक है डियर। जब भी डियर हम इस पे हाई वोल्टेज पे रखते हैं, बैटरी को इस पे रखते हैं, हाई वोल्टेज पे रखते हैं, तो क्या ऑब्जर्व हुआ कि यहाँ से एक रे निकलती है। क्या निकलती है? किरण, जो पॉजिटिव प्लेट पर जा रही है। इस तरह की कोई किरण पॉजिटिव प्लेट पर जाती हुई महसूस हुई। ठीक है ना। तो एक्चुअली ये दिख तो रही नहीं थी, लोगों ने क्या करा डियर, लोगों ने क्या करा, यहाँ पे लगा दिया जिंक सल्फाइड। क्या लगाया? जिंक सल्फाइड, है ना। जब यहाँ पे छेद कर लिया तो यहाँ से कुछ रे क्या कर रही थी, यहाँ से निकल रही थी, कुछ रे यहाँ से निकलती थी। जब यहाँ पे टकराती थी डियर, तो यहाँ पे क्या होता था? लाइटिंग होती थी, मतलब प्रकाशित हो जाता था ये एरिया। जब भी यहाँ से रे इससे पास करके इस वाले पदार्थ पे टकराती थी, तो क्या होता था? प्रदीप्त हो जाता था वो एरिया। ठीक है ना। तो लोगों को पता चला इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ से आ रहा है। कुछ आइडिया लग गया ना डियर कि वहां से कुछ ना कुछ आ रहा है। कैसे पता चला? जब ये इसको लेपित कर दिया जिंक सल्फाइड से डियर, और ये किरण जब यहाँ पे आई और टकराई, तो कैसा हुआ? लाइटेड हो गया एरिया। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया? चमक पैदा हुई, प्रकाश पैदा हुआ। तो लोगों को लगा इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आ रहा है। और जो चीज आ रही थी डियर, उसको नाम दे दिया कैथोड रे, कैथोड किरण। क्या बोला? कैथोड किरण। ठीक है ना। इसी डियर कैथोड किरण में क्या था, जब इसको एनालाइज किया गया डियर, ठीक है ना, तो इसका जो बिहेवियर था, किसका? कैथोड किरण का जो बिहेवियर था डियर, वो ऋणावेशित कण जैसा था। कैसा था? ऋणावेशित कण जैसा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट डियर, इसका द्रव्यमान बहुत ही हल्का था। द्रव्यमान क्या था इसका? बहुत हल्का था। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या था डियर, कि इस पे विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव था। इसका क्या मतलब कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर ये प्रभावित होता था। बात समझ में आई डियर। ये 3 फैक्ट आपको याद करने हैं डियर। कितने फैक्ट? 3 फैक्ट। और इन तीनों प्रॉपर्टीज, इन तीनों गुण के आधार पर उस कैथोड किरण को डियर नाम दे दिया गया कि इसको क्या बोल दिया गया डियर? इलेक्ट्रॉन। क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई क्या डियर? है ना। आसान है, कहानी की तरफ पढ़ डालो, कुछ टेंशन नहीं लेना, कुछ टेंशन नहीं लेना। ठीक है ना। अब समझो, इलेक्ट्रॉन की खोज यहां से तो हो गई डियर, लेकिन क्या हुआ डियर, इस इलेक्ट्रॉन पे ई कितना है? ई मतलब आवेश। इसका आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? ठीक है ना। और उसका मास कितना है? इसके लिए जे थॉम्सन नाम के एक वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है ना। किसने एक्सपेरिमेंट किया? जे थॉम्सन नाम के वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या करा डियर, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र इसी पे डियर, इसी रे पर उन्होंने विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परस्पर लंबवत लगाकर एक्सपेरिमेंट किया। और उन्होंने बोला डियर कि, ठीक है, आपकी बुक में क्लियरली है, आप पढ़ना उसको, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये सारी चीजें निकल के आई कि उसका बिहेवियर ऋणावेशित कण जैसा है, उसका द्रव्यमान बहुत हल्का है, इस वजह से वो ज्यादा विचलित नहीं होता, उस पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो उसका जो विचलन का रेट है वो घटता बढ़ता है। ठीक है ना। मतलब ये अगर विद्युत क्षेत्र लगाओगे या चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे, ये सीधे लगाकर कुछ विचलित हो जाएगा अपने मार्ग से। ये सारी चीजें किसने बोली? जे थॉम्सन ने बोला डियर। तो उन्होंने डियर एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक नंबर दिया कि जो इसका आवेश है, इसका आवेश, इलेक्ट्रॉन का जो ऋणावेशित कण है ना डियर, तो कुछ आवेश होगा। आवेश के बारे में आप 12th में पढ़ोगे, वही चक्कर में अभी याद कर लो कि आवेश होता है उसके पास। कितने टाइप के आवेश होते हैं? 2 टाइप के, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा आवेश होता है डियर?
ऋण आवेश होता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो उसका आवेश होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है डियर, उसका जो रेशियो है डियर, वो निकल के आता है 1.758820 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, ये वैल्यू आती है। ये किसने निकाला था डियर? ये किसने निकाला था? जे टॉमसन ने निकाला था, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा डियर, इस ई की वैल्यू को किसने फाइंड करा था, ठीक है। इतना काम किसने करा? जे टॉमसन ने करा, ठीक है ना। याद रहेगा, ठीक है ना। इसमें चीजें याद करनी है, कौन क्या कर रहा है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट जरूर है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ डियर, उसके बाद आए मिल्टन ने क्या करा डियर, एक प्रयोग करा जिसको बोलते हैं मिल्टन का तेल बूंद प्रयोग। क्या बोलते हैं? तेल बूंद प्रयोग। क्या बोलते हैं? तेल बूंद प्रयोग। तो डियर उस तेल बूंद प्रयोग में क्या हुआ डियर, उन्होंने एक बॉक्स लिया, उसमें विद्युत छेद लगाया, उसके ऊपर तेल की छोटी छोटी बूंदें लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। पहले उसका मास निकाला, एक तेल की बूंद का मास निकाला, फिर अलग अलग विद्युत स्थिति में डियर उन्होंने आवेश निकाले। क्या निकाले? उस तेल की बूंद के ऊपर आवेश निकाले। तो डियर जो तेल की बूंद के ऊपर आवेश थे, उन्होंने ये देखा, क्या देखा कि जो मिल्टन का जो तेल की बूंद का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने जब बूंद लिया, बूंद पर डियर जो आवेश निकल के आया एक्सपेरिमेंट के बाद, ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट के जब बाद जो आवेश निकल के आया, तो उन्होंने देखा जो आवेश है Q, ठीक है ना, वो मल्टीपल ऑफ E है। इसको समझाता हूँ डियर। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो आवेश E था डियर, E का मतलब N का मतलब 0 1 2 कुछ भी सकता है, N की वैल्यू कितनी होती है 0 1 2 3 समथिंग, है ना, ऐसे ले लो। या तो E था, या तो 2E था, या तो 4E था, या तो 10E था, ऐसा कुछ था। मतलब क्या हुआ डियर, जो E की वैल्यू उन्होंने निकाली 1.66 × 10⁻19 कूलम निकाली। उन्होंने बोला डियर कि अगर किसी भी वस्तु पे जो आवेश होगा, किसने बोला? मिल्टन ने बोला, किसी भी वस्तु पर जब जो आवेश होगा या तो E होगा, E मतलब 1.66 × 10⁻19 कूलम, या इसी का दोगुना होगा, इसी नंबर का दोगुना, या इसी का त्रिगुना, या इसी का 4 गुना होगा। ये बात किसने बोली? मिल्टन ने बोली। तो उन्होंने बोला कि किसी भी वस्तु पर आवेश Q = N × E के फॉर्म में होता है। तो वहां से E की वैल्यू जब निकल के आई, तो वहां से डियर उसके बाद E वाली वैल्यू यहाँ पे जब पुट करा गया, मिल्टन ने जब प्रयोग करा, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन का क्या निकाल लिया? मास निकाल लिया हमने। इतनी बात समझ में आ रही क्या डियर? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। याद क्या रखनी है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण से हुई। कैथोड किरण वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो किया गया, वहां से कैथोड किरण की खोज हुई। फिर जे टॉमसन ने डियर बताया कि आवेशित कण होता है, द्रव्यमान हल्का होता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। E/m का रेशियो निकाला। फिर उसके बाद मिल्टन आए, मिल्टन ने E की वैल्यू बताई। E की वैल्यू बताई, आपकी बुक में दे रखा है, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा जानना नहीं है, ठीक है ना। E की वैल्यू बताई, उस E की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे डियर, वहां से क्या निकल आएगा? आपका द्रव्यमान निकलेगा। किसका द्रव्यमान निकलेगा? इलेक्ट्रॉन का। और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? इतनी आ जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ डियर, इलेक्ट्रॉन की खोज तो हो गई, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज तो हो गई। फिर क्या हुआ डियर, आता है प्रोटॉन की खोज। किसकी खोज आती है डियर? प्रोटॉन की खोज। तो डियर प्रोटॉन की खोज कैसे हुई? देखो, प्रोटॉन की खोज डियर, फिर लोगों ने क्या करा, यहाँ पे पहले ये पूरा निर्वात था ना डियर, यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर। फिर इसमें क्या करा, कम दाब पर गैस भर दी। क्या भर दी? गैस भर दी, है ना डियर। कम दाब पर गैस भर दी और हाई वोल्टेज लगा दिया भैया। तो यहाँ से क्या देखा कि अब क्या हो रहा, पहले जो इलेक्ट्रॉन वाले केस में कैथोड किरण थी, वो ऋण से चल रही थी धन की ओर। गॉट इट? वो कहाँ से चल रही थी? ऋण की ओर, ऋण से चल रही थी धन की ओर। तो इस बार क्या हुआ डियर, उल्टा कुछ देखा गया कि धन से कोई चीज चल रही है, ऋण की तरफ चल रही है। किधर से चल रही है? धन से चल रही है ऋण की तरफ, इस डायरेक्शन में, है ना। और वो उसका जो बिहेवियर था वो पॉजिटिव कण जैसा था। इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर था वो कैसा था? नेगेटिव, यानी ऋणात्मक आवेश की तरह। लेकिन जब प्रोटॉन की खोज वाली एक्सपेरिमेंट में देखा गया डियर, तो यहाँ पे जो इसका बिहेवियर था कैसा था? धनात्मक आवेश जैसा था। कैसा? धनात्मक आवेश जैसा, ठीक है ना, ठीक है। और इसका जो बिहेवियर, टोटल बिहेवियर था डियर, वो कैथोड रे के अपोजिट था। किसके अपोजिट था? कैथोड किरण के अपोजिट था, ठीक है ना।
के विपरीत इसका बिहेवियर था। तो इस किरण को डियर बोल दिया गया कैनॉन किरण। क्या बोला गया? कैनॉन किरण। ठीक है, बात समझ में आई क्या डियर? इसको क्या बोल दिया गया? कैनॉन किरण। बाद में डियर इसी का नाम हमने क्या रखा? प्रोटॉन रखा। क्लियर? और इस प्रोटॉन का डियर जो द्रव्यमान होता है वो बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन की तुलना में, यानी इसके पास कुछ द्रव्यमान था, है ना, इसके पास कुछ द्रव्यमान था प्रोटॉन के पास। क्लियर है? बस समझते जाओ क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इसी सारा इसी क्या करा, पिछले वाले गैस में जब इलेक्ट्रॉन का हम पढ़ रहे थे डियर तो उसमें निर्वात था। प्रोटॉन की खोज वाले केस में क्या हुआ, यहाँ पे गैस भर दी, जब हाई वोल्टेज लगाया डियर तो गैस क्या हो गई? आयनाइज हो गई, और यहाँ से पॉजिटिव आयन यहाँ से क्या हुआ? गैसीय आयन प्लस से माइनस की ओर चलने लगे। ठीक है, तो उसको डियर इसका जो बिहेवियर था इस रे का वो कैसा था? धनात्मक आवेश जैसा या धनात्मक आवेशित कण जैसा। ठीक है ना, आवेशित कण जैसा, है ना, ठीक है। और उसका जो बिहेवियर था कैथोड किरण के जस्ट अपोजिट था। ठीक है, और इसी किरण को क्या बोला गया? कैनॉन किरण। और बाद में इसी का नामकरण क्या किस रूप में किया गया? प्रोटॉन के रूप में दिया। ठीक है, इसके बाद डियर आती है प्रोटॉन को न्यूट्रॉन की खोज। किसकी खोज? न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज में कुछ नहीं है डियर, इसमें यह था कि अल्फा कण थे, अल्फा कण की बमबारी करा दी गई बेरिलियम पे। इस पे बेरिलियम इस पे कराई गई, अल्फा कण की बमबारी कराई गई बेरिलियम पे। तो देखा गया डियर कि कुछ ऐसे भी कण निकल रहे हैं। कैसे कण निकल रहे हैं? कुछ ऐसे भी कण निकल रहे हैं जो क्या है? विद्युत उदासीन है। विद्युत उदासीन का मतलब डियर ना तो उस कण पे पॉजिटिव चार्ज है और ना ही क्या है? निगेटिव चार्ज है, यानी उस पे कोई आवेश नहीं है, और वो प्रोटॉन से हल्का सा भारी है। किससे भारी है? प्रोटॉन से हल्का भारी है। ठीक है ना, उसी को डियर क्या बोला गया? न्यूट्रॉन। गॉट इट? उसको क्या बोला गया? न्यूट्रॉन बोला गया। बात समझ में आया? ठीक है, तो देखो डियर, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.66 into 10⁻19 कूलम, बट निगेटिव साइन। बट क्या है? निगेटिव साइन। और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है सेम अमाउंट का होता है लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ होता है। बात समझ में आई डियर? इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव साइन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव साइन, है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बहुत ही कम होता है रेदर देन किसके? प्रोटॉन के। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बहुत लगभग बराबर होता है, लेकिन प्रोटॉन का थोड़ा ज्यादा होता है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो न्यूट्रॉन को सॉरी न्यूट्रॉन का थोड़ा क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसी को डियर जब इसी द्रव्यमान को डियर अगर एएमयू में रखते हैं, किसमें रखते हैं? एएमयू में। अगर द्रव्यमान डियर एएमयू में होता है तो इसका लगभग 0 के आसपास आता है, इसका 1 के आसपास आता है, और इसका भी क्या आता है? 1 के आसपास आता है। ये एएमयू में क्या है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान है। ठीक है ना, आपकी बुक में शायद 0.0054 ऐसे दे रखा होगा, ये रखा होगा 1.007 समथिंग, है ना, इस तरीके से रखा होगा, लेकिन इसको डायरेक्टली एज्यूम कर लेते हैं 011, है ना। गॉट इट? अच्छा, ये हो गया आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज। और देखो डियर, इलेक्ट्रॉन को E से दिखाते हैं, प्रोटॉन को P से दिखाते हैं, न्यूट्रॉन को N से दिखाते हैं, सारे एक ही है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और हो सकता है कि आपसे पूछे कि इनके खोजकर्ता कौन कौन से आविष्कार, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है, तो आप ये याद रखना, ईंट पर नाच, है ना। यानी डियर, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? थॉमसन ने, है ना। ई फॉर थॉमसन, ईंट, पी से प्रोटॉन, इसको किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने। ठीक है, और नाच, एन फॉर चैडविक। ठीक है, क्या? चैडविक, सर चैडविक। ठीक है, गॉट? क्या हो गया? ईंट पर नाच, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने करी, पर प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, नाच न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। ठीक है, आसान हो गया, याद रखोगे अब। ठीक है, अच्छा डियर, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हो गई, किसकी खोज हो गई? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज जब हो चुकी डियर, तो उसके बाद लोगों ने परमाणु मॉडल देने शुरू किए। परमाणु मॉडल का मतलब डियर
कि उसके अंदर अब क्या क्या है, कैसी उसकी संरचना है, कि कहाँ पे न्यूट्रॉन होगा, कहाँ पे प्रोटॉन होगा, उन सब सारी चीजों की बात कैसे करेंगे, कैसे हम उसको दिखाएंगे कि यही प्रोटॉन है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। तो सबसे पहले थॉमसन ने एक मॉडल दिया डियर, जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है ना डियर। थॉमसन ने ये बोला कि ये परमाणु है और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर रूप से पूरे पूरे परमाणु के अंदर बिखरे हुए होते हैं। ठीक है ना। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे परमाणु के अंदर। तो ये परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन क्यों होगा डियर? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो परमाणु क्या हो गया, विद्युत उदासीन हो गया और पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सारी चीजें पूरी तरीके से परमाणु के अंदर समान रूप से वितरित होती हैं। जिस तरीके से तरबूज के अंदर डियर, ठीक है ना, तब तरबूज का पूरा पार्ट जब ठोस होता है, जगह जगह पे इस तरीके से बीज पड़े होते हैं, यानी इस बीज को थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? इलेक्ट्रॉन की संज्ञा दी। ठीक है ना, कि परमाणु और न्यूट्रॉन से बने एटम में, ठीक है ना, परमाणु और न्यूट्रॉन से बने एटम में उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से बिखरे पड़े होते हैं जिस तरीके से तरबूज के अंदर बीज। इसीलिए इसको तरबूज मॉडल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तरबूज मॉडल। लेकिन डियर एक्चुअली में जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए तो ये सारा कुछ गलत हो गया। यानी गलत मतलब कि वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट के आधार पर थॉमसन का परमाणु मॉडल इतना सही साबित नहीं हुआ। तो उसके बाद डियर आए रदरफोर्ड ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम एक्सपेरिमेंट करके कुछ और प्राप्त कर रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया डियर? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। डियर रदरफोर्ड ने क्या करा, उन्होंने एक सेटअप तैयार किया। ठीक है ना, एक सेटअप तैयार किया इस तरीके से कुछ, ये ले लिया अल्फा कण का सोर्स ले लिया कोई, है ना। यहाँ से क्या कर रहा था, अल्फा कण, बहुत सारे अल्फा कण क्या कर रहे थे, निकल रहे थे। ये थी लेड का एक बना लिया जिसमें एक बीच में होल कर दिया, जिससे अल्फा कण क्या कर सकते थे, पास कर सकते थे। और ये थी सोने की पन्नी। क्या थी? सोने की पन्नी। और ये क्या था डियर? एक फोटोग्राफी प्लेट थी जिसपे हम ऑब्जर्व कर सकते थे कि अल्फा कण कहाँ पे टकरा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? अच्छा डियर, अब उन्होंने क्या करा, रदरफोर्ड ने क्या करा डियर, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? एक्सपेरिमेंट। यहाँ से डियर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से समझना इंपॉर्टेंट है। अब कहानी खत्म हो चुकी है, समझना शुरू करो, है ना डियर। जब इस होल से अल्फा कण पास हुए डियर, तो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन देखे। क्या ऑब्जर्वेशन देखे? कि कुछ या बहुत ज्यादा संख्या में किरण क्या कर रहे हैं, सीधे निकल गए। बहुत ज्यादा संख्या में किरण सीधे निकल गए। ठीक है, कुछ किरण क्या हुए डियर, कुछ कण या कुछ किरण अल्फा के कण कुछ एंगल पे मुड़ गए, है ना, इसको 2 दे दिया हमने। और कुछ क्या हुए, अपने मार्ग पर ही लौट आए। ठीक है, इसको 3 बोल दिए। 3 टाइप का ऑब्जर्वेशन देखिए, है ना। कुछ तो सीधे निकल गए, कुछ एंगल पे मुड़ गए और कुछ क्या हो गए, अपने मार्ग पे लौट आए। तो क्या बोला डियर उन्होंने? ठीक है, और क्या था डियर, जो सीधे निकलने वाले कण थे, कौन से सीधे निकलने वाले कण थे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। क्या थी? बहुत ही ज्यादा थी। जो एंगल पे कुछ मुड़ गए उनकी संख्या थोड़ी कम थी, और जो वापस लौट आए उनकी संख्या बहुत ही कम थी। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला डियर, कि अगर ये निकल आ रहा है ना, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, फर्स्ट किरण जो निकल रही है डियर सीधी सीधी, उसके हिसाब से उन्होंने बोला डियर, इसका मतलब अगर इस पन्नी से
किरण पास कर रही है डियर, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो खाली भाग है। बात तो समझ में आई डियर, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो खाली भाग है या बहुत खाली भाग है, तभी इनकी संख्या बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है ना, उन्होंने बोला कि जो परमाणु का अधिकांशतः भाग है डियर बहुत खाली है, परमाणु का अधिकांशतः भाग खाली है। कैसे समझ में आया? पन्नी से किरण पास कर रही है, कैसे पास कर रही है? अगर थॉमसन का मॉडल सही होता डियर तो किरण तो पास ही नहीं करती, क्योंकि पूरा एकदम सघन होता, हर जगह प्रोटॉन न्यूट्रॉन एकदम एडजस्ट होते, तो किरण पास ही नहीं कर सकती थी। यहाँ पे तो किरण पास कर रहा है, इसका मतलब कि जगह खाली है, तभी किरण पास कर रही है। ये बात तो समझ में आ गई डियर। ठीक है, अब जो दूसरी वाली किरण है डियर, वो क्या बता रहा है? जो कुछ एंगल पे मुड़ रहा है वो कुछ और बता रहा है। उसने क्या बोला डियर कि अगर कोई किरण ठीक है ना, सॉरी, अगर अल्फा कण इस तरीके से मुड़ रहा है और अल्फा कण के पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। बस समझ में आ रही? कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। किसके पास? अल्फा कण के पास। और जो प्रोटॉन होता है डियर, उसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसके पास भी क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब प्रोटॉन ये इसको प्रतिकर्षित कर दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोटॉनों का समूह होगा जो इसको क्या कर दे रहा है? प्रतिकर्षित कर दे रहा है, इससे इसके मार्ग से, है ना। इसका मतलब कि परमाणु में क्या होता है? परमाणु में क्या होता है डियर? प्रोटॉनों का सकेंद्रित भाग होता है। क्या होता है? सकेंद्रित भाग होता है। ठीक है ना, बात समझ में? कैसा होता है? सकेंद्रित भाग होता है। ठीक है ना, और क्योंकि ये अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित, और पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित। ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो चूंकि अल्फा कण के पास पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, और इसको वो रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। ठीक है ना, तो इससे क्या पता चला कि अगर ये रिपेल कर रहा है इसकी वजह से, इसका मतलब प्रोटॉनों का यहाँ पे कोई समूह है जो इसको रिपेल कर रहा है। ठीक है ना, जबकि थॉमसन ने क्या बोला था कि जो पूरा गोला है उसमें प्रोटॉन बराबर रूप से फैला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, कुछ तो निकल गए, कुछ उड़ गए। इसका मतलब कि इतनी सी जगह में इतनी जगह ही प्रोटॉन है, बाकी जगह क्या है? खाली है। अब बात समझ में आ रहा है क्या डियर? अब बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अच्छा, और जब ये तीसरी रे वापस आ रही है ना, तीसरी रे वापस आ रही है, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है? उससे ये पता चल गया कि यहाँ से तो प्रोटॉन की रिपल्सन की वजह से डियर ये तो रिटर्न ही कर गया, है ना। और इससे तीसरी वाली रे से पता लगा कि इसका मतलब कोई ना कोई एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे, है ना। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन, अगर देखो, अगर एक ही प्रोटॉन होगा यहाँ पे डियर, मान लो एक आएगा तो ऐसे रिटर्न कर जाएगा, है ना, कराए तो इसको रिपल्सन कर देगा, ठीक है ना। लेकिन कोई अगर एग्जैक्ट सीधा आएगा डियर, उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? इसका मतलब यहाँ बहुत सारे प्रोटॉन होने वाले हैं जो इसको क्या कर देंगे? इसी के मार्ग पे वापस कर देंगे, है ना। बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज, रिपल्सन जो उतनी तेज हो जाएगा, वरना अगर एक प्रोटॉन होगा तो शायद हो सकता है कि इतना रिपल्सन ना हो सकता है वो बगल से निकल जाए। बात समझ में आ रही? लेकिन जब प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो जाएंगे डियर, तो अपने मार्ग से क्या, उसको क्या होना पड़ेगा? अल्फा कण को वापस आना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है उन्होंने कि सारे प्रोटॉन, परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन के पूरे भाग में, सॉरी, परमाणु के पूरे भाग में ना होकर किसी एक भाग पर क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं, है ना। क्या होते हैं? संकेंद्रित होते हैं, ठीक है ना। सारे परमाणु क्या होते हैं? मैंने पहले बता दिया था आपको, ठीक है, संकेंद्रित होते हैं। अब बात समझ में आ गई? इस सारे एक्सपेरिमेंट से क्या हो रहा है कि अगर रे पास कर जा रही है, इसका मतलब बहुत कुछ भाग खाली है। अगर अगर वो रे कुछ डिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ विक्षेपित हो रही है अपने मार्ग से, इसका मतलब कि प्रोटॉन कहीं ना कहीं है और वो डायरेक्ट वापस आ रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन इकट्ठे रूप में क्या है? इकट्ठा है परमाणु के अंदर, पूरे भाग में ना, इतना बड़ा परमाणु है उसके बीच में प्रोटॉन एक साथ बंधे पड़े हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने और बताया क्या डियर? और ये बताया रदरफोर्ड ने कि जो परमाणु जहाँ पे जिस भाग में है उसकी जो त्रिज्या है डियर, मान लो ये परमाणु का सॉरी, जहाँ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन यहाँ पे, मान लो सारे प्रोटॉन यहाँ पे है ना, और ये क्या है आपका? परमाणु, परमाणु का आकार है। जो पूरा परमाणु का आकार है डियर, उन्होंने बोला कि उसका 10 × 10 मीटर होता है, लेकिन जो ये आपका
हिस्सा है, ठीक है ना, इसका जो त्रिज्या होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या डियर, है ना। फिर क्या हुआ डियर, उन्होंने क्या बोला, ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके बाद उन्होंने अपना दिया क्या, परमाणु मॉडल दिया। क्या दिया उन्होंने, परमाणु मॉडल। उन्होंने बोला भैया कि जो फर्स्ट पॉइंट है कि जो परमाणु का जो धनावेशित, ठीक है ना, परमाणु का धनावेशित और जो अधिकांशतः द्रव्यमान है वो एक ठोस भाग में केंद्र के पास क्या होता है, केंद्र के पास एकत्रित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, ठीक है ना। मान लो तुम्हारा परमाणु इतना बड़ा है तो नाभिक बहुत छोटा होगा, इस बात को बहुत ध्यान रखना डियर ना। मान लो परमाणु तुम्हारा बड़ा है, नाभिक बहुत छोटा होगा, उसी नाभिक के अंदर तुम्हारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहने वाला है डियर। बस में ये किसने बोला, रदरफोर्ड ने बोला, ठीक है ना। दूसरा क्या पॉइंट बोला कि जो नाभिक होगा उसके चारों ओर खाली स्थान है, जिसमें बहुत सारी क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं, कक्षाएं। और उसी कक्षा में डियर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होता है, घूम रहा होता है। बस में ये किसने बोला, ये किसने बोला, ठीक, रदरफोर्ड ने बोला, ठीक है ना। और जो ये यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है इस पे नेगेटिव चार्ज है। और रदरफोर्ड ने बोला प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधे रहते हैं। बात समझ में। तो आपने इस परमाणु मॉडल से क्या सीखा डियर, कि जो परमाणु का अधिकांशतः भाग है खाली है, परमाणु का जो सेंटर पार्ट है, केंद्रीय भाग है, वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और बहुत छोटे से हिस्से में रहते हैं, जिसे हम नाभिक बोलते हैं। नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में एक आकर्षण बल काम करता रहता है, जो कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने के कारण वैद्युत आकर्षण बल होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें सीख ली, लेकिन क्या हुआ डियर, इसमें भी कुछ खामियां निकल आई। इसमें खामियां निकल आई, इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या खामियां निकली, देखो खामियां क्या निकली इसमें। खामियां निकली कि उस समय एक वैज्ञानिक थे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बोला डियर कि मान लो भैया अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी चार्ज अगर कैसी गति कर रहा होगा, त्वरित गति कर रहा होगा, तो वो एक एनर्जी रिलीज करेगा या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग रिलीज करेगा। ये किसने बोला था डियर, मैक्सवेल ने बोला था। वास्तव में मैक्सवेल ने क्या बोला कि कोई भी चार्ज अगर कोई भी आवेश त्वरित गति करेगा तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो खामी क्या निकली डियर, उनके हिसाब से कि अगर ये नाभिक हुआ आपका और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है ना, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है, इसके पास त्वरित गति होगी, है ना, त्वरित गति होगी, तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा कुछ h म्यू। ये क्या कर रहा होगा, एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। अगर ये एनर्जी रिलीज करेगा डियर तो क्या होगा, धीरे धीरे इसकी एनर्जी घटेगी, इसकी जो घूमने की कक्षा है वो भी घटती चली जाएगी, और धीरे 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 इसकी एनर्जी खत्म होते 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 ये खत्म हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भैया इसके पास एनर्जी ही नहीं है तो घूमेगा कैसे, है ना। ये किसने बोला, मैक्सवेल ने बोला। मैक्सवेल के हिसाब से कि इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, इसका मतलब तो परमाणु मॉडल ऐसा होना ही चाहिए, वो एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दे रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो ये कमी निकल गई, है ना, कि इसको बता नहीं पाए कि इसमें एक्चुअल हो क्या रहा है। कौन नहीं बता पाया, रदरफोर्ड। दूसरा क्या बताया कि मान लो ये तुम्हारा नाभिक है और इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है और इसके बीच क्या काम कर रहा है, वैद्युत आकर्षण बल डियर। अगर ये मान लो एक बार घूमना, मान लो कि एक बार ये घूमना रहा हो, अगर ये यहाँ पे फिक्स्ड रहे तो फिक्स्ड रहेगा डियर, चूंकि इसका मैंने बताया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, तो ये क्या करेगा, आकर्षण बल काम करेगा। यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये खींचेगा धीरे धीरे, खींचते खींचते इसी में घुस जाएगा, नाभिक में घुस जाएगा। अगर ये नाभिक में घुस गया तो थॉमसन के परमाणु मॉडल जैसा ना हो गया, अपनी बात को काट रहे हो तुम, है ना। तो यहाँ से भी ये बात गलत हो गई, तो दो खामी निकल गई, तो इस वजह से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा। इसके बाद हम आगे आएंगे और बोर का परमाणु मॉडल का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। कौन से,
बोर के परमाणु मॉडल, कैसी कैसी सारी चीजें धीरे धीरे हट जाएंगी, है ना। वो सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे समस्थानिक संभारिक क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें जो इन सब चीजों से प्रोटॉन न्यूट्रॉन से रिलेटेड है। इन सारी चीजों को आप कहानी के तरीके से आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा समझना नहीं है, जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ है, जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ है उसको आप देखो और उसका जो फैक्ट है वो याद करो कि क्या क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ। दिमाग में लगाना, दिमाग लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें, ठीक है। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और आगे, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।